1982 में किया गया था। चीन के वर्तमान संविधान का निर्माण 1982 में किया गया था। अब देखते हैं चीन के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान, संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा संविधान। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा संविधान। तो चीन का वर्तमान संविधान यानी कि जो 1982 में लागू हुआ था वह एक संक्षिप्त संविधान है। चीन में इससे पहले जो 1975 में और 1978 में संविधान बनाए गए थे उनकी तुलना में तो ये एक व्यापक संविधान है। 1975 और 1978 के संविधान की तुलना में जो वर्तमान संविधान है जो 1982 में बनाया गया है यह थोड़ा सा व्यापक है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में चीन का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है या एक छोटा संविधान है। चीन का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान नहीं है, सबसे छोटा संविधान नहीं है, लेकिन वैसे छोटा है, वैसे संक्षिप्त है। इस संविधान में 4 अध्याय और 138 अनुच्छेद हैं। 4 अध्याय और 138 अनुच्छेद हैं और इसके अलावा इसमें एक प्रस्तावना भी निहित है। एक प्रस्तावना भी निहित है। तो इस प्रकार चीन का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है। ये हो गई पहली विशेषता। अब देखते हैं चीन के संविधान की दूसरी विशेषता। दूसरी है लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान। लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित रूप में होता है। तो चीन का संविधान भी एक लिखित संविधान है। चीन का संविधान का अधिकांश भाग लिखित रूप में है। दूसरा होता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं निर्मित संविधान। तो चीन का संविधान भी एक निर्मित संविधान है। चीन के संविधान का निर्माण एक विशेष रूप से नियुक्त समिति ने किया है। विशेष रूप से नियुक्त समिति ने किया है। इसके अलावा दूसरा है चीन की जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस। जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चीन का जो निर्मित संविधान है इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त समिति ने किया है तथा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस जो चीन की व्यवस्थापिका होती है, जो संसद होती है, उसका नाम है। जैसे अमेरिका की व्यवस्थापिका को बोलते हैं कांग्रेस, भारत की व्यवस्थापिका को बोलते हैं संसद, ऐसे ही चीन की व्यवस्थापिका को जनवादी कांग्रेस बोला जाता है। तो इस प्रकार चीन का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। इस संविधान में जो 4 अध्याय हैं, चीन के संविधान में जो 4 अध्याय हैं उनमें पहला अध्याय है, अध्याय पहला है उसमें है सामान्य सिद्धांत। उसमें क्या है? सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत। और जो दूसरा अध्याय है उसमें है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। और जो तीसरा अध्याय है उसमें राज्य संरचना के बारे में बताया गया है। राज्य संरचना के बारे में बताया गया है। और जो चौथा अध्याय है उसमें राष्ट्रीय गान, उसके अलावा राजधानी, चीन की राजधानी, उसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह आदि बातों का उल्लेख किया गया है। तो यह हो गए चीन की संविधान की दूसरी विशेषता, निर्मित और लिखित संविधान। अब देखते हैं चीन के संविधान की तीसरी विशेषता। तो तीसरी विशेषता है सिद्धांत में कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान। तीसरी विशेषता है सिद्धांत
सिद्धांत में कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान। तो जो चीन का संविधान है वह सैद्धांतिक रूप में तो कठोर है, लेकिन वास्तव में कैसा संविधान है? लचीला संविधान है। देखो, कठोर संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान जिसमें सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दोनों अलग अलग होती हैं, उसको बोलते हैं कठोर संविधान। तो जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, कानून निर्माण और संविधान संशोधन, ये दोनों प्रक्रियाएं अगर एक जैसी होती हैं तो उसको लचीला बोलते हैं। यानी कि सामान्य कानूनों के द्वारा ही, यानी कि आसानी से ही संविधान में संशोधन हो जाए तो वो लचीला होता है। और अगर सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोनों अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं कठोर संविधान। तो चीन के संविधान में सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया अलग है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग है, इसलिए सैद्धांतिक रूप में चीन का संविधान कैसा है? एक कठोर संविधान है। तो जो चीन में सामान्य कानून बनाते हैं वे सामान्य बहुमत द्वारा बनाए जाते हैं। चीन में सामान्य कानून सामान्य बहुमत द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि संविधान में संशोधन 2/3 बहुमत से किया जाता है। 2/3 बहुमत से किया जाता है। इसका मतलब है कि चीन में सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया अलग है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग है, इसलिए चीन का संविधान सैद्धांतिक रूप में कैसा है? एक कठोर संविधान है, लेकिन व्यवहार में एक लचीला संविधान है, क्योंकि इसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्योंकि संविधान में संशोधन करने का कार्य केवल वहां की जो राष्ट्रीय कांग्रेस होती है या जनवादी कांग्रेस होती है वही करती है। चीन के संविधान में संशोधन केवल जो वहां की जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस है उसी के द्वारा किया जाता है, और चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल को प्रधानता दी गई है। चीन का जो साम्यवादी दल है उसी को प्रधानता दी गई है, और कांग्रेस में किसका प्रभुत्व रहता है? साम्यवादी दल का प्रभुत्व रहता है। इसलिए साम्यवादी दल जब भी चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो इस प्रकार चीन का संविधान सिद्धांत में तो कठोर है, क्योंकि सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दोनों अलग अलग हैं, लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान है। इसमें आसानी से परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि संविधान में परिवर्तन करने का कार्य वहां की कांग्रेस करती है, और कांग्रेस में किसका प्रभुत्व रहता है? साम्यवादी दल का। तो जब भी साम्यवादी दल की इच्छा होती है संविधान में संशोधन या परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गई चीन के संविधान की तीसरी विशेषता। अब देखते हैं चौथी विशेषता। तो चौथी विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जनवादी का मतलब होता है जनता का। जनवादी का मतलब होता है जनता, और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता जहां पर शासन करे या शासन के जो अंग हैं उनका चुनाव जनता द्वारा किया जाए। तो चीन में जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही पाई जाती है। इसका मतलब है कि चीन में जो शासन के अंग हैं उनका चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है, जनता शासन कार्यों में भाग लेती है। तो ये तो होगी जनवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अब देखते हैं तानाशाही। तानाशाही का मतलब है कि जो चीन की सामान्य जनता है और जो मजदूर हैं और जो किसान हैं वे वहां के पूंजीपतियों पर नियंत्रण रखते हैं। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का मतलब है कि चीन की जनता द्वारा वहां के शासन के अंगों का चुनाव किया जाता है। शासन के अंग जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता शासन कार्यों में भाग लेती है, और जो वहां की जनता होती है, वहां के जो किसान हैं और मजदूर हैं
वे वहां के पूंजीपतियों पर नियंत्रण रखते हैं, पूंजीपतियों पर अपनी तानाशाही रखते हैं। तो ये हो गई चीन के संविधान की चौथी विशेषता, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। अब देखते हैं चीन के संविधान की पांचवी विशेषता। पांचवी विशेषता है जनवादी गणतंत्र। पांचवी विशेषता है जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन जहां पर राज्य का सर्वोच्च अध्यक्ष या सर्वोच्च शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको बोला जाता है गणतंत्र। तो चीन में भी जनवादी गणतंत्र की स्थापना की गई है। चीन में जो जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस है, जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस है, और जो जन कांग्रेस है यानी जो स्थानीय जन कांग्रेस है, स्थानीय जन कांग्रेस है, उनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता शासन कार्यों में भाग लेती है, शासन करने की सत्ता जनता में निहित है। शासन सत्ता किसमें निहित है? शासन सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है, जनता में निहित है। और जो जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस होती है वह जनता द्वारा चुनी जाती है। फिर यह जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस ही चीन के राष्ट्रपति का चुनाव करती है। इस प्रकार चीन का जो राष्ट्रपति है वह जनता द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव करती है, फिर यह कांग्रेस चीन के राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो इस प्रकार चीन एक जनवादी गणतंत्र है। अब देखते हैं इसकी छठी विशेषता। छठी विशेषता है बहुराष्ट्रीय राज्य। बहुराष्ट्रीय राज्य। बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन में अनेक प्रकार की राष्ट्रीयताओं वाले व्यक्ति निवास करते हैं। चीन में 56 प्रकार की राष्ट्रीयताएं पाई जाती हैं। 56 प्रकार की राष्ट्रीयताएं पाई जाती हैं। इन 56 प्रकार की राष्ट्रीयताओं में सबसे अधिक जनसंख्या हान जनजाति की है। किसकी है? हान राष्ट्रीयता की है और लगभग 92% है। जो हान राष्ट्रीयता है वह चीन की कुल राष्ट्रीयताओं में 92% हिस्सा रखती है। जो बची हुई 55 राष्ट्रीयताएं हैं वे कितनी हैं? फिर बची हुई 8% है। तो इस प्रकार चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। और इसके बारे में और ज्यादा समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिख दिया जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी सातवीं विशेषता। सातवीं विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद है इसमें दो शब्द हैं, एक है लोकतंत्र, दूसरा है केंद्रवाद। तो लोकतंत्र और केंद्रवाद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन चीन के संविधान में इन दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है। जो लोकतंत्र और केंद्रवाद है इन दोनों के बीच चीन के संविधान में समन्वय स्थापित किया गया है। लोकतंत्र का मतलब है कि जो शासन करने की शक्ति है या जो शासन सत्ता है वह जनता में निहित है। जनता द्वारा ही शासन किया जाता है। शासन सत्ता का प्रयोग जनता ही करती है। वहां पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका चुनाव भी जनता ही करती है। और केंद्रवाद का मतलब है जो चीन का शासन है या जो चीन का साम्यवादी दल है उसका प्रत्येक निम्न अंग यानी कि नीचे का अंग अपने उच्च अंग के आदेशों का पालन करता है। केंद्रवाद का मतलब है जो चीन का शासन है, शासन का प्रत्येक अंग। केंद्रवाद का मतलब है शासन का प्रत्येक निम्न अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। उच्च अंग के अधीन है तथा प्रत्येक निम्न अंग
उच्च अंग के आदेशों का पालन करता है। तो ये हो गया लोकतांत्रिक केंद्रवाद। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, क्योंकि थोड़े से मुश्किल है ये, तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, वहां पर उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो ये हो गई चीन के संविधान की 7वीं विशेषता। देखते हैं चीन के संविधान की 8वीं विशेषता, और 8वीं विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। 8वीं विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ब्रिटेन के संविधान में। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश पर एक ही केंद्रीय सरकार शासन करती है। तो चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। चीन की केंद्रीय सरकार ही पूरे चीन पर शासन करती है। चीन में जो राज्य हैं, यानी कि जो इकाइयां हैं, उनके पास जो भी शक्तियां होती हैं, शासन करने की जो भी शक्तियां होती हैं, वे केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। शासन अच्छे तरीके से चल सके, सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए केंद्रीय सरकार इकाइयों को भी थोड़ी बहुत शक्तियां प्रदान कर देती हैं। लेकिन ये शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। केंद्र सरकार इकाइयों से इनकी शक्तियों को कभी भी वापस ले सकती है। तो इस प्रकार चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब देखते हैं 9वीं विशेषता। 9वीं है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिसका नाम है चीन के संविधान में मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। तो ये आपको वहां से देखने हैं, आप वहां से देख लेना। अब देखते हैं इसकी 10वीं विशेषता। इसकी 10वीं विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात कही गई है। अब देखते हैं कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। समाजवाद में जो उत्पादन तथा वितरण के साधन होते हैं, उत्पादन तथा वितरण के साधन होते हैं, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सामूहिक समाज का सामूहिक स्वामित्व होता है। सामूहिक स्वामित्व होता है। जो समाजवाद होता है उसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व होता है, जबकि जो पूंजीवाद होता है उसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर जो समाज का सामूहिक स्वामित्व है वह दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि पूरा का पूरा समाज मिलकर के ही उत्पादन तथा वितरण के साधनों का प्रबंधन करे, उनका स्वामित्व करे, और दूसरा ये हो सकता है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो। तो इस प्रकार चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन अब चीन में भी धीरे धीरे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जा रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जा रहा है। मिश्रित का मतलब होता है जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होगी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होगी। तो वर्तमान में चीन पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण है। तो यह हो गई समाजवादी अर्थव्यवस्था। 11वीं विशेषता है एकदलीय प्रणाली। एकदलीय प्रणाली। तो चीन में राजनीतिक दल बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल बना सकता है। इसका मतलब है कि चीन में कितने भी राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन ये बात केवल सिद्धांत में है, व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में एकदलीय प्रणाली पाई जाती है। जो चीन का नया संविधान है, और नया संविधान यानी कि वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था? 1982 में। तो जो चीन का नया संविधान है उसमें साम्यवादी दल को प्रधानता दी गई है।
साम्यवादी दल को प्रधानता दी गई है, इसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार व्यवहार में चीन एक दलीय प्रणाली है, वहां पर केवल एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व है और उसका नाम है साम्यवादी दल। चीन में सभी कार्य साम्यवादी दल की इच्छा से ही होते हैं। तो ये हो गई 11वीं विशेषता। अब देखते हैं 12वीं विशेषता। 12वीं है केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग। तो चीन के नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना भी की गई है। जो इससे पहले के संविधान थे उनमें इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी। यह संस्था चीन के लिए बिल्कुल नई है। इस आयोग का कार्य होता है जो चीन की सेना है उसको निर्देश देना, सेना को निर्देश देना। सेना को निर्देश देने का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सैनिक आयोग। इस आयोग में एक सभापति होता है, एक सभापति, एक उपसभापति तथा अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति की होती है और जो यह सभापति होता है यह जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। जो केंद्रीय सैनिक आयोग का सभापति होता है वह जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा इसकी जो स्थायी समिति होती है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये हो गई इसकी 12वीं विशेषता। अब देखते हैं इसकी 13वीं विशेषता। 13वीं विशेषता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। तो जो चीन का नया संविधान है उसमें राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। इससे जो पहले के संविधान थे उनमें भी राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। तो जो ये राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्योंकि जो जनवादी कांग्रेस होती है चीन की उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है और जो राष्ट्रपति होता है वह कांग्रेस के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। राष्ट्रपति का कार्य होता है आदेश जारी करना। दूसरा होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तीसरा ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करना। तो ये होते हैं राष्ट्रपति के कार्य होते हैं। और जो वास्तव में जो राष्ट्रपति होता है वही केंद्रीय सैनिक आयोग का सभापति होता है। जो राष्ट्रपति होता है वह केंद्रीय सैनिक आयोग का सभापति होता है और वही चीन के साम्यवादी दल का महासचिव भी होता है। साम्यवादी दल का महासचिव ही होता है। यानी कि चीन में एक ही व्यक्ति के पास 3 पद होते हैं, एक केंद्रीय सैनिक आयोग का सभापति, दूसरा साम्यवादी दल का महासचिव और तीसरा राष्ट्रपति का पद। देखते हैं चीन के संविधान की 14वीं विशेषता। और 14वीं है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। तो चीन के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें चीन की विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और वहां पर चीन के संविधान जो चीन की विदेश नीति है उसकी 3 बातें या 3 सिद्धांत लिखे गए हैं। तो पहला सिद्धांत है वो ये है कि चीन का भविष्य पूरी दुनिया से संबंधित होगा। और दूसरा है चीन पंचशील के आदर्शों का पालन करेगा। और तीसरा है चीन
तथा साम्राज्यवाद का विरोध करेगा। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करेगा और जो विकासशील देश हैं उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करेगा। तो ये हो गई चीन के संविधान की 14वीं विशेषता। अब देखते हैं 15वीं है न्यायपालिका की अधीन स्थिति। न्यायपालिका की अधीन स्थिति। चीन में न्यायपालिका की अधीन स्थिति पाई जाती है। चीन की न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं है। चीन की न्यायपालिका स्वतंत्र तथा निष्पक्ष नहीं है। चीन की न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। चीन की न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उपचार नहीं कर सकती है। अगर चीन की सरकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो इस मामले में न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार चीन में न्यायपालिका की अधीन स्थिति पाई जाती है, जबकि भारत और अमेरिका जैसे देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पाई जाती है या न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। तो ये हो गई चीन के संविधान की विशेषताएं।